हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। चैप्टर को पढ़ते हुए जो है हम पहली बात तो ये है कि चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है क्योंकि चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है। दूसरी बात ये है कि चैप्टर के हर पॉइंट को हम पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर को आप साथ साथ चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। जैसे मान लो कोई सामने ये स्टोरी दी हुई है, आप सोचेंगे कि ये तो ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए एक स्टोरी मात्र ही दी हुई है कि किस तरीके से जो है चैप्टर को स्टोरी से रिलेट करें। लेकिन इसमें से भी मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप किए जाते हैं, किस तरीके से हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो है चैप्टर में माम्बा एक लड़की है, उसकी स्टोरी दी हुई है कि वो तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पे उसके एक छोटे से गांव में रहती है। वो सुबह जल्दी उठती है, उसको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, कुछ घंटे बाद वो लौटती है। उसके बाद वो अपनी माँ के जो है काम में हाथ बटाती है, फिर अपने भाइयों के साथ बकरियों की देखभाल करने में उनकी मदद करती है। उनका पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता है और उसके पिताजी जो है मक्का और सेम की खेती करते हैं, जिससे कि पूरा साल उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं है, उनका पेट भी नहीं भरता है। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, यहाँ से आपको लगेगा एक सिंपल सी स्टोरी है, बट क्वेश्चन क्या है। पहली बात की जो तंजानिया है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तंजानिया देश में ज़्यादातर कौन सी खेती की जाती है, तो किसकी खेती होती है, मक्का और सेम की। इसके बाद है कि जो है आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है पानी की कमी है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है ज़्यादातर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो मरुस्थल है दुनिया का, सहारा रेगिस्तान जो है वो भी अफ्रीका में ही है। इधर का एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, मरुस्थल एरिया है, चट्टानी एरिया है, लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पशुपालन का काम जो है अफ्रीका महाद्वीप में होता है। लोग भेड़ बकरी पाल के जो है अपना गुजारा करते हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी है। सब अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो सबसे जो गरीब महाद्वीप है वो अफ्रीका ही है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एक पीटर नाम के बच्चे का दिया हुआ है, वो जो है न्यूजीलैंड में रहता है। अब न्यूजीलैंड में जो है वहाँ पे जो है वो एक देश के बीचों बीच में रहता है जहाँ पे भेड़ पालन का काम होता है। उसका पूरा परिवार जो है भेड़ पालन कारखाने में ही काम कर रहा है। और पीटर जब भी लौटता है तो वो अपने परिवार के जो बच्चे क्या करते हैं, जो लोग जो काम करते हैं उसी को देखते हैं, उसी में जो है अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत मदद करते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे विस्तृत घास के मैदानों में है, विस्तृत घास के मैदानों में है। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बात को समझिए। पहली बात तो ये है कि जो न्यूजीलैंड है ये पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जो है भेड़ बकरी जो है वो पाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा भेड़ पालन होता है न्यूजीलैंड में। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इनका अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये लोग या तो भेड़ पालते हैं और उसकी जो ऊन प्रक्रमण, उनका जो भी काम होता है वो न्यूजीलैंड के लोग करते हैं। पर क्योंकि न्यूजीलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। पर अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ भेड़ पालन भले ही होता है, यहाँ की जो ज़मीन है वो पहाड़ी ज़रूर है, खेती के लायक नहीं है, लेकिन ये जो है कोई गरीब देश नहीं है, ये काफ़ी अमीर जो है देश है जहाँ पे अच्छे से जो है टेक्नोलॉजी वगैरह और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रखी है। तो यहाँ पे जो भेड़ पालन का काम है वो बड़े लेवल पे चलता है, जिसमें कि न्यू टेक्नोलॉजी का और जो भी वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं उन सब का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस बच्चों के लेवल्स के हिसाब से ये पूछा है कि भाई आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे जल कितना उपलब्ध है या नहीं है, इस बारे में चर्चा करने के लिए। यहाँ पे जो डाटा दिया उसमें ये बताया है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पे ही रहती है, क्योंकि जितनी जो जैसे 21% जो है वो ज़मीन है, बाकी सारा तो पानी है। अब उस 20% का भी 30% ही ऐसा है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी एरिया जो है वहाँ पे या तो विरल जनसंख्या है कि बहुत कम लोग रहते हैं या फिर निर्जन है। निर्जन का मतलब ये है कि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, जो भूमि का भी जो रहने वाला एरिया है वो बहुत कम है।
बाकी एरिया जो है जो 70% बच गया, या तो कहीं पे मरुस्थल है, पहाड़ है, या जैसे मान लो उत्तरी महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे क्या है हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती हैं, तो वहाँ पे भी कोई इंसान नहीं रह सकता है। इसके अलावा जो भी हमारा दलदली एरिया होता है, वहाँ पे ऐसे एरिया में जो रहने के लायक नहीं है, तो सिर्फ जो जितनी भी जमीन है पूरी पृथ्वी पर उसका भी 30% हिस्सा ही ऐसा है जिसको इंसान यूज कर पाता है। मामा और पीटर विश्व के दो अलग अलग महाद्वीपों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दोनों का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। अब आपसे जो है क्वेश्चन ये बनता है कि जो विभिन्न स्थानों पर जो लोगों का जो रहन सहन है, खान पान, जो भी कुछ है वो इतना डिफरेंट क्यों है, तो उसका कारण क्या है, भूमि की गुणवत्ता। जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी वहाँ नेचुरल है कि वहाँ पे जो है लोगों का रहन सहन अच्छा होगा। मृदा, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जमीन उपजाऊ होगी तभी तो कुछ खेती बाड़ी कर पाएंगे उस पर। वहाँ पे पानी कितना है, वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे कितने हैं, वहाँ पे जीव जंतु कितने हैं, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले जो है भूमि के बारे में दिया हुआ है, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। इसमें बताया है कि जितने भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे मैदान, पहाड़, नदियाँ, वायु, जल, भूमि, तो ये जो है इसमें से भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो भूमि ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी कुछ ले रहे हैं वो जमीन से, हमारी मिट्टी से ही ले रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी अगर भूमि नहीं होगी तो नहीं होंगे, हमारा घर नहीं होगा, पशुओं के लिए चारागाह नहीं होंगे, जो हम अपने घर को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ, आपका खाने के लिए अनाज, सारी चीज़ें हमें जो है कहीं ना कहीं से जो है इनडायरेक्ट वे में हमारी भूमि से ही मिलती है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का ये हम बात कर चुके हैं कि जो है 30% भूमि है और उसका भी 30% ऐसा है जिसको हम यूज़ करते हैं, बाकी जो है यूज़ करने के लायक है ही नहीं है। ऐसा एरिया है जहाँ पे हम नहीं रह सकते। जैसे कि ये आपको एक फ़ोटो दी है, ये साल्जबर्ग जो है शहर की है, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं जिसमें से भूमि एक है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के शीघ्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा एरिया है जो उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, वहाँ पे रहने में क्या परेशानी होगी आप सोच सकते हैं। पर्वतों पर, क्योंकि पर्वतों पे जो है ढलान वाला एरिया होता है, हम सड़क नहीं बना सकते, कहीं भी जाना हो तो हमें बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है। पर्वतों से हमेशा जो है पहाड़ खिसकते रहते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी जो है दुर्घटना हो जाती है। जलाक्रांत, जहाँ पे हमेशा बाढ़ या दलदला एरिया जो रहता है वहाँ पे, या जहाँ पे मरुस्थल है, सिर्फ रेत ही रेत है। सघन वन क्षेत्र, जहाँ पे जो है जो हमारे सदाबहार जो है वन होते हैं, जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, अंदर जो है सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुँचता। ऐसी जगह पर जो है जनसंख्या या तो बहुत ही कम है, विरल है, या तो निर्जन है, कोई नहीं रहता है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। जहाँ जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पे पानी मीठा होता है और ज़मीन जो है वो उपजाऊ होती है। तो जहाँ कहीं से भी नदी निकलती है वहाँ जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालते हैं, किसी एरिया की कुल जनसंख्या को जो है उस एरिया से जो है डिवाइड करके जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जैसे मान लो कि आप कहेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो चाइना की है, लेकिन चाइना जो है उसका जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कि वहाँ की जनसंख्या ना, चाइना हमारे देश से ना 3 गुना बड़ा है
और अगर उसकी जनसंख्या की बात करें तो वो थोड़ी ही ज़्यादा है हमारे देश से। तो जनसंख्या घनत्व में हम जो है उससे बहुत आगे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बांग्लादेश, जापान ऐसे देशों का है और भारत भी उसमें से ही एक है। अब है भूमि का उपयोग, यानी कि जो ये भूमि है इसका उपयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खेती करने के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना करने के लिए जो है भूमि का उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, मतलब भूमि को आप किसी भी काम में ला रहे हो तो वो क्या हो गया, भूमि का उपयोग हो गया। आपसे पूछा है कि जो मांबा पीटर जो है वो भूमि का क्या उपयोग कर रहे थे। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब वहाँ पे जो है वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, मैदान है, पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ है, पठार है, क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, और या फिर मिट्टी की जो टाइप्स होते हैं जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिट्टी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, रहने के लायक तो है नहीं है। मान लो माइनस में टेम्परेचर रहता है, 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो ऐसे एरिया में आपको रहने में बड़ी परेशानी होगी। या ऐसा एरिया जहाँ पे हद से ज़्यादा, जैसे भूमध्य रेखा के पास के जो देश है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जलवायु कैसी है, हमेशा बारिश होती रहती है, मौसम चिपचिपाया कैसा है। वहाँ पे खनिज कितने मिलते हैं। खनिज क्या होते हैं, जो भी हम पृथ्वी के अंदर से जो भी जैसे धातुएं और फिर या फिर कोयला, पेट्रोल, जो भी कुछ निकालते हैं वो हमारे खनिज होते हैं। वहाँ पे जल की उपलब्धता क्या है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। जहाँ पे पानी नहीं रहेगा होगा वहाँ पे इंसान क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई भी नहीं रह सकता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। मतलब जहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी और जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज़्यादा तो हम भूमि का यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे मान लो कि लोग हैं ही नहीं, रहते ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है भूमि का उपयोग ज़्यादा कैसे होगा। कुछ करने को ये बच्चों के लेवल का है कि अपने घर आस पड़ोस में जो है कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे बात करें और उससे पूछे कि पिछले कुछ वर्षों में जो है भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि पुराने लोगों को वही तो बता सकते कि पहले क्या उपयोग होता था, आजकल क्या उपयोग होता है। इसके बाद आगे बताया कि जो स्वामित्व के आधार पर भूमि जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब स्वामित्व मतलब कौन किसका मालिक है, तो 2 तरह की भूमि होती है। एक निजी भूमि जो हमारी अपनी होती है, जैसे मान लो किसी की अपना घर है, अपना प्लॉट है, अपने खेत हैं। और सामुदायिक भूमि जो सभी लोगों की होती है, जिसको कि पब्लिक प्रॉपर्टी एक तरीके से हम बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे जो है सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, और मान लो आप गांव में रह रहे हो तो चारागाह भूमि होती है, मंदिर होते हैं, तालाब होता है, जो भी कुछ है वो सभी जहाँ पे जो सभी के लिए होती है वो सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हो सकती है। उसमें मान लो कि जैसे आपका अपना घर है वो आपके नाम हो सकता है, या आपके मम्मी के नाम हो सकता है, आपके पापा के नाम हो सकता है, किसी के भी नाम कराया जा सकता है, तो वो हमारी अपनी होती है, जिसमें कि एक व्यक्ति मालिक हो सकता है या कुछ व्यक्ति मालिक हो सकते हैं। लेकिन जो सामुदायिक भूमि होती है वो पूरे समुदाय मतलब पूरे समाज की होती है, उस पर सभी का अधिकार होता है, उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। कि जैसे मान लो कि चारागाह भूमि जो सरकारी जमीन होती है उस पे या फलों के लिए नट, औषधि, जड़ी बूटियों को एकत्रित करना, इस तरीके का काम हम वहाँ पे सामुदायिक भूमि से कर सकते हैं। कोई किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता सामुदायिक भूमि पर जाने के लिए। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी संसाधन कहते हैं, मतलब सभी की, साझा मतलब सभी की। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ रही है। बिल्कुल भाई, जनसंख्या वृद्धि आजकल का सबसे जो है सबसे हर चीज़ की जो समस्या की जड़ है ना वो जनसंख्या वृद्धि है। बेरोजगारी फैल रही है, लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कुछ भी लगा लो आप, सबका रीजन एक ही है, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब भूमि कोई रबड़ का टुकड़ा तो है नहीं जिसको कि हम खींचेंगे और वो बढ़ जाएगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता ही है। कहीं की भूमि जो है उपजाऊ होती है, कहीं की उपजाऊ नहीं होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि लोगों ने जो है जो सामुदायिक भूमि होती है उस पर या तो वो कोई अपनी कंपनी खोल लेते हैं, या जो नगरीय क्षेत्रों में जो सामुदायिक भूमि होती है वहाँ पे लोग घर बना लेते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक भूमि होती है वहाँ लोग उस पर खेती करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लोग जो है अनाधिकृत हस्तक्षेप उसमें करते हैं, मतलब जो है एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। मतलब जो चेंजेस होते हैं उससे हर चीज हमारी चेंज होती है।
वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण जो है हमने भूमि को प्रदूषित कर दिया है। अब क्या क्या किया है, भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का जो पहाड़ जो फिसलते हैं, जमीन का खिसकना, मृदा अपरदन, भूमि का कटाव, मरुस्थलीकरण मतलब रेगिस्तान का बनना, जो जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, कभी वहां पे बिल्कुल हरा भरा सुंदर प्रदेश होता था, कितना बड़ा रेगिस्तान वहां पे बन गया। ये सब जो है पर्यावरण जो है एक तरीके से मिट्टी के प्रदूषण के कारण, और ये सब मानव गतिविधियों के कारण ही हुआ है। यहाँ पे कुछ गतिविधियां दी हुई है कि भूमि का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, खेती करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो इस तरीके से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण यानी कि जो है इसमें हम पढ़ेंगे जो ये भूमि जो संसाधन है इसका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए जो है जो वन है उनकी कटाई होती रहती है और कृषि योग्य भूमि को जो है बढ़ाना पड़ता है। तो इसके कारण जो है हम पेड़ों को काटते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे मान लो कि इंडिया आजाद हुआ जब भारत की जनसंख्या कितनी थी, मात्र 30 करोड़ थी, और अगर हम आज के डेट की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी होगी, 1 अरब 35 करोड़ के आसपास होगी। तो जो भूमि है वो तो उतनी है जितनी पहले थी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसको खाने पीने के लिए चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उन सब के कारण क्या होता है, हम उसकी जो है फसल की पैदावार को बढ़ाएंगे और उसका पूरा जो प्रेशर है वो किस पर पड़ेगा, हमारी जमीन पर पड़ेगा। उसमें हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालेंगे जिससे कि हमारा जो भूमि प्रदूषण होगा, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। भूमि प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वन रोपण का मतलब है ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। भूमि उद्धार, भूमि को जो है भूमि के उद्धार के लिए काम करना चाहिए। भूमि उद्धार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई ऐसी भूमि है जो रहने के लायक नहीं है, तो जैसे मान लो कि दलदली भूमि है, तो उसमें हम जो है चूना वगैरह डाल के उसको जो है उसकी दलदल को खत्म करके उसको जो है हम यूज कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की जगह जो है उनका प्रयोग कम कर देना चाहिए और उनकी जगह हमें जो नेचुरल कंपोस्ट होती है, जो जैसे मान लो फल सब्जियों के सड़ाने से या गोबर, पशुओं के गोबर से जो बनती है, उसका उपयोग करना चाहिए। अब है मृदा यानी कि मिट्टी होती क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार जो कण होते हैं, ये कोई समझाने की चीज नहीं है, सबको पता है मिट्टी क्या होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी रेत में खेला ना हो। पतली परत जो है, जो दानादार जो कण होते हैं, उसको हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के 2 प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण किससे होता है, जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ पर्वत वगैरह है और चट्टाने हैं, वो सब टूटते रहते हैं। टूटने के बाद वो जो है हवा पानी के भाव से इधर उधर जाते रहते हैं और फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जो है धीरे धीरे घिसकर जो है वो रेत के कणों में बदल जाते हैं। समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ से आती है, पर्वतों से जो चट्टाने टूट कर चटक कर जो बिखरती रहती है, वो वहां तक पहुंचते ऐसे फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं और वो रेत के छोटे कणों जितने में बदल जाते हैं। इसके बाद आपको भूस्खलन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आपने देखा ही होगा कि कैसे पूरे पहाड़ जो है वो फिसल जाते हैं। उत्तराखंड का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वहाँ पे कैसे जो है भूस्खलन हुआ था। यहाँ पे देखते हैं किसका एग्जाम्पल दिया हुआ। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल के से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। ज्यादातर तो ये घटनाएं भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के कारण होती है, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी एरिया पर रहते हैं तो ज्यादातर बारिश के दिनों में भी पहाड़ खिसक जाते हैं। भारी वर्षा, ये हो गया ना भारी वर्षा से भूस्खलन होता है। नदी के प्रवाह, अगर नदी बहुत तेज बह रही है तो उसके बहाव को अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से जो नीचे वाली घाटियां हैं वहां पे एकदम से बाढ़ आ जाती है और वहां पे जो है विध्वंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक आम बात है। हम एक मैदानी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे भूस्खलन नहीं होता, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये चीज आम है बिल्कुल। तो वहां पे ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। आपदा का मतलब होता है मुसीबत। आपदाएं 2 तरह की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है जो प्रकृति के कारण होती है, दूसरी जो है मानव निर्मित होती है। जैसे मान लो आतंकवाद है, बम विस्फोट है, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। एक
वस्तु स्थिति का अध्ययन जो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे रखा, किसका एग्जाम्पल दिया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर जिला, यहाँ पे जो है रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव है ये। यहाँ पे बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है किन्नौर जिले में रेकांगपिओ जो है कोई जगह है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आज तक कभी यहाँ से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। यहाँ पे ये बताया है कि जो विस्फोट होने के कारण जो कमजोर क्षेत्र है वो नीचे गिर गया। ऑब्वियसली जो चीज़ कमजोर होती है वो सबसे पहले टूट के गिरती है, तो उसके कारण सड़क ब्लॉक हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अक्सर पहाड़ों पे सड़क ब्लॉक हो जाती है, लोग वहीं के वहीं जो है फंस जाते हैं बीच में, क्योंकि मैदान की तरह ये तो होता नहीं है कि आप किधर भी किसी भी गली से निकाल लो। पहाड़ी एरिया में तो जो रास्ता होता है वहीं से हम जा सकते हैं। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या होती है? वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन जो है वो किस कारण से होता है। तो अगर हम जिस कारण से भूस्खलन होता है, अगर हम उन कारणों को ही कम कर दें तो भूस्खलन जो है वो कम होगा। तो इस प्रक्रिया को न्यूनीकरण जो है प्रक्रिया कहते हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, यानी कि जो है सरकार जैसे वो डेंजर के बोर्ड नहीं लगाते हैं कि ये एरिया जो है ये यहाँ पे जाना जो है खतरे से खाली नहीं है, तो इस तरीके से जो है उनका मानचित्र बनाया जाता है और ऐसे एरिया इस प्रकार के क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये बता देते हैं कि यहाँ पे आप घर बना सकते हो, यहाँ पे नहीं बना सकते हो। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। ये जो है ये प्रतिधारी दीवार है, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है इस तरीके से कोई पर्वत है, सॉरी बन नहीं रहा, इस तरीके से कोई पर्वत है, इसके इधर अगर हम दीवार लगा देंगे तो क्या होगा कि पर्वत खिसकेंगे ही नहीं, उसको प्रतिरोधी दीवार कहते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। वनस्पति आवरण का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी को, पहाड़ों को जो है अपने साथ जकड़ के रखती है, जिससे भूस्खलन नहीं होता। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है वो जो है मृदा अपरदन या भूस्खलन को रोकने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सही अफवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। क्योंकि जहाँ पे जो अफवाह मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और जहाँ से झरने होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी के साथ जो है पानी का प्रवाह जहाँ से नदी निकलती है ना बहुत तेज होता है, तो वहाँ भूस्खलन की जो है अक्सर जो है भूस्खलन ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय, इसका मतलब क्या है कि जो अफवाह है उसको आर्टिफिशियल तरीके से कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अफवाह कम होगा तो भूस्खलन के रीज़न भी कम होंगे। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। इसके 2 वीडियो और मैं डालूंगी और उसके बाद अगर आप कहते हैं तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपसे पुटअप करूंगी कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।